आज की क्लास में हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान के सैंपल पेपर की, जो हाल ही में हरियाणा बोर्ड ने रिलीज़ किया है। इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे और जिन टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं, हम उन टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं पेपर के ऊपर कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रहा पेपर आपके सामने। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम बात लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम नहीं लिया जा सकता। अब देखिए, लेंस के बारे में इतना तो आपको पता है कि उसमें सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जब वो प्रवेश करता है, यानी लेंस एक पारदर्शी माध्यम तो होता है। अब अगर जल की बात करेंगे तो वो एक पारदर्शी माध्यम है, कांच की बात करेंगे तो ये पारदर्शी माध्यम है, प्लास्टिक की बात करेंगे तो पारदर्शी माध्यम है, जबकि मिट्टी की बात करते हैं तो ये एक अपारदर्शी माध्यम है, इसलिए मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं बताता हूँ कि कुछ बच्चे इसको कैसे गलत करेंगे और क्यों गलत करके आएंगे। यदि किसी एल्यूमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखा जाए और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए, बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे ज़्यादातर बच्चे, और वो सोचेंगे कि आपसे पूछा गया कि इसका प्रतिरोध बताओ, प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जबकि यहाँ प्रतिरोध नहीं पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, प्रतिरोधकता पूछा गया है। तो देखिए, आपने जब प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था तो आपने कहा था कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यानी समानुपाती के निशान को हटाया तो आपने यहाँ पर एक स्थिरांक लगाया जिसे आपने कहा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध L/A। अगर मैं ये कहूँ कि L जो है वो 1 सेंटीमीटर है और A जो है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, यानी प्रतिरोधकता किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगी। तो देखिए, जो प्रतिरोधकता है वो 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसके प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, ना कि लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो इसलिए आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, उतनी ही रहेगी। जबकि आधे बच्चे या कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो यहाँ तक पढ़ेंगे और सीधा कि 2 गुना इसका क्षेत्रफल कर दिया तो प्रतिरोध जो उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिलेगा, आधा या आधी हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्वेश्चन को हमेशा ही बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में स्पष्ट पढ़ें और पूरा पढ़ें, उसके बाद अपना उत्तर दें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश और उस आवेश के प्रवाह में लगा समय। तो अगर यहाँ आपसे डेफिनेशन पूछी गई है तो इसकी इकाई भी पूछी जा सकती है। तो जो विद्युत धारा है उसकी इकाई होती है एम्पियर। एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपसे 1 एम्पियर की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि Q की वैल्यू 1 कूलाम हो और समय 1 सेकंड हो, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। यानी अगर किसी चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है तो जो धारा का मान है उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। तो एक हो गई आपकी विद्युत धारा की परिभाषा, दूसरा हो गया 1 एम्पियर की परिभाषा, और तीसरा हो गया विद्युत धारा का मात्रक जो कि क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है। कि जब इंद्रधनुष बनता है तो उस टाइम प्रकाश की कौन सी घटना होती है। तो इसके लिए मैं आपको सचित्र इसको समझाता हूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए, पहले इस डायग्राम को देखते हैं हम। यहां पर ये आपको एक वाटर ड्रॉप दिखाई दे रही है और ये लाइट जो है वो आपकी इस जल की बूंद में प्रवेश कर रही है। तो बाहर आपका माध्यम कैसा हुआ, आपका विरल माध्यम हुआ, और अंदर कैसा माध्यम हुआ, सघन माध्यम हुआ। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद यहां पर वर्ण विक्षेपण होता है। आपको कलर अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पूर्ण आंतरिक
परावर्तन होता है। और जब वापिस ये प्रकाश की किरण, क्योंकि अब माध्यम आपका सघन है यहाँ पर और बाहर निकल रही है, तो कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम हो गया। तो एक बार फिर क्या हो गया आपका? अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उसके बाद फिर अगेन अपवर्तन होता है। तो ये घटनाएं होती हैं जब इंद्रधनुष बनता है। अब इसी टॉपिक के साथ साथ आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है और बाहर आपका विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ मैंने एक अभिलंब डाल दिया समझाने के लिए, ये अभिलंब है आपका। मान लीजिए यहाँ से आपकी एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, ये अभिलंब से दूर जाएगी। और ये आपका आपतन कोण है। इस आपतन कोण के मान को अगर आप बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये जो प्रकाश की किरण जो बाहर निकल रही है ये इस सघन माध्यम के समानांतर हो जाएगी। देन अगर आप इसको फिर इंक्रीज करेंगे आपतन कोण को, तो ये प्रकाश की किरण पुनः इसी सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाएगी जहां पर ये इंटरफेज है, यानी जहां विरल और सघन माध्यम पृथक हो रहे हैं वहीं से ये इसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी इंद्रधनुष बनते समय पानी की जो बूंद है उसके अंदर होती है। तो ये सारी घटनाएं जब इंद्रधनुष बनता है तो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कि दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिल्कुल सही है, जो दूर दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। कि दीर्घ दृष्टि दोष को उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो अब देखिए दोनों ही तरह के दृष्टि दोष हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो दूर दृष्टि दोष हो यानी जिसको हम दीर्घ बोल रहे हैं, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो। तो इसके लिए हम डायग्राम से दोनों को समझते हैं और फिर इसका उत्तर देते हैं। देखिए यहां पर मैंने दो दृष्टि दोष का जिक्र किया है, एक दीर्घ दृष्टि दोष, इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। यहां पर एक दूर की वस्तु है और इस रेटिना के ऊपर स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दूर की वस्तु का तो स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकट की वस्तु को देखता है तो जो उसका प्रतिबिंब है वो पर्दे के पीछे बनता है, यानी रेटिना के पीछे की तरफ बनता है। इसलिए हमने यहाँ पर उन लेंस का प्रयोग किया, उस लेंस का प्रयोग किया है जो कि प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। और ये कौन सा लेंस है? आपका उत्तल लेंस है। तो यानी कि दूर दृष्टि दोष जो है उसको दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जबकि सेकंड साइड में आप देख रहे हैं इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो आपके रेटिना से थोड़ा पहले बन रहा है। इसलिए जो आपकी प्रकाश की किरणें आ रही हैं आपके ऑब्जेक्ट से, वस्तु से, उनको बिखेरना जरूरी है ताकि वो पीछे रेटिना के ऊपर जो दृष्टि पटल है उसके ऊपर प्रतिबिंब बना सकें। इसलिए हमने यहाँ पर कौन से लेंस का उपयोग किया है? अवतल लेंस का उपयोग किया है। देखिए दोनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लगभग एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप देखेंगे उनमें दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के सचित्र उपाय भी आपसे पूछे गए हैं। तो आप अच्छे से इन दोनों को पढ़ें टॉपिक को, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हमारा ये भी सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, तो दोनों ही सही हैं और सही इसकी व्याख्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। अब दो प्रश्न बन सकते हैं। देखिए ग्रह जो है वो तो टिमटिमाते नहीं है, लेकिन तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। तो दो क्वेश्चन तैयार करो आप एक साथ कि एक तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं और दूसरा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ग्रह और तारे में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्रह जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं तारों की तुलना में। दूसरा जो ग्रह होते हैं इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, जबकि तारे जो होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश होता है। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवा देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि पहला कारण तो हो गया कि भाई ये पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होते हैं, बहुत करीब होते हैं। ग्रहों से आने वाले रोशनी की किरणों के रास्ते में औसत बदलाव का मतलब जब
सूर्य का प्रकाश या किसी ग्रहों से आने वाला तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार की परतें हैं जिनका घनत्व अलग अलग है, जिनका तापमान अलग अलग है, तो जिसकी वजह से वो बार बार जो है अपवर्तित होती हैं। तो ये बदलाव जो होता है ये बहुत कम होता है और ग्रहों को प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में माना जाता है, जबकि जो तारे होते हैं वो बिंदुवत होते हैं आपके। और यही कारण है कि जो ग्रह हैं उनकी आभासी स्थिति जो है वो स्थिर रहती है, जबकि तारे की वास्तविक स्थिति तो अलग होती है और उसकी आभासी स्थिति आपको अलग दिखती है और ये स्थिति बदलती रहती है बार बार, क्योंकि जब इनसे आने वाला प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों में से गुजरता है तो बार बार वो अपवर्तित होता है और इनकी आभासी स्थिति बदलती रहती है, जिस कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है आपको कि तारे जो है वो टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह हैं वो आपके नहीं टिमटिमाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट यानी आपको V की वैल्यू दी गई है, कितना 220 वोल्ट, और विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर यानी I की वैल्यू भी दी गई है, कितनी 5 एम्पियर धारा लेती है। तो विद्युत मोटर की शक्ति का निर्धारण करिए, यानी आपसे पूछा गया है पावर के बारे में। अब पावर क्या होती है, देखिए पावर होती है कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य बटा समय। और कार्य क्या होता है, आवेश इनटू में विभवांतर होता है, समय आपका हो जाता है t। अब Q क्या होता है, देखिए थोड़ी देर पहले हम डेफिनेशन देख के आए थे कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, धारा गुणा में समय। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, धारा इनटू में समय इनटू में V और डिवाइडेड बाई T। ये होता है आपकी शक्ति। किसका फॉर्मूला है, ये शक्ति का फॉर्मूला है। अब आपको V दिया गया है, आपको I भी दिया गया है, T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू में I हो गया। अब आप विभवांतर को धारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन 220 गुना में 5, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। अगला क्या पूछा गया है कि अगर इस मोटर को 2 घंटे तक प्रयुक्त किया जाए तो कितनी ऊर्जा परिकलित की जाएगी। तो देखिए इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो भी प्रयुक्त ऊर्जा, आप ऊर्जा कार्य को एक ही मान सकते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है, यहाँ से हमने निकाला था V इंटू में Q इंटू में V, Q की वैल्यू हमने I और T और V रख दिया, तो ये हो जाएगा I V और T, यानी कि I की वैल्यू आपको गिवन है 0.5, वोल्ट आपको गिवन है 220, समय आपको 2 आवर दिया गया, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट हो जाएगा, देन आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आप जो भी आपकी ऊर्जा आएगी वो जूल के अंदर आएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और जो शक्ति आएगी, शक्ति का मात्रक होता है बेटा वाट, शक्ति किस में आएगी, आपकी वोट के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ मैं एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ आपको, दोनों फॉर्मूले जो हैं आपके सिलेबस के अंदर भी हैं। तो देखिए एक आपके दिया गया है, आप इसको विद्युत कार्य, विद्युत ऊष्मा, ऊर्जा, इसको ले सकते हैं। इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, देखिए H इज इक्वल टू, आपने ये निकाला अभी थोड़ी देर पहले, अब कार्य कहें, ऊष्मा कहें, ऊर्जा कहें, एक ही बात है, आपने फॉर्मूला निकाला I V और T। तो देखिए शक्ति का फॉर्मूला सीधा होता है VI, वहाँ T नहीं होता। अगर हम V की जगह IR प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप ओम्स लॉ पढ़ के आए थे, तो अगर मैं यहाँ पर V की जगह, V इज इक्वल टू होता है आपका IR, अगर V की जगह पर आप IR प्लेस कर देंगे तो पहले से I है ही, एक और I आ जाएगा, तो I स्क्वायर R T हो जाएगा, तो पावर का क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। अब देखिए जो भी आपके कार्य के या ऊष्मा के या ऊर्जा के जो सूत्र होंगे उनमें तो T मेंशन है, इसी T को अगर आप हटा देंगे तो ये किसके फॉर्मूले बन जाते हैं, शक्ति के फॉर्मूले बन जाते हैं, विद्युत शक्ति के फॉर्मूले बन जाते हैं। इसलिए ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं, कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं, निम्न में से शक्ति का सूत्र कौन सा है, विद्युत ऊष्मा का सूत्र कौन सा है, और वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखें T नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि शक्ति क्या होती है, कार्य को आप समय से डिवाइड करते हैं, कार्य डिवाइडेड बाई टाइम तो बनती है शक्ति, तो T से तो T कैंसिल हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, और इसका सूत्र ये हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है एमीटर से, जिसका प्रतीक होता है A,
और इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ताकि प्रतिरोध कम से कम हो। और इस यंत्र को किस संकेत मैंने आपको ये बता दिया। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ये परिभाषा मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसके लिए एक बार फिर मैं आपको चित्र पर ले चलता हूं कि किस प्रकार का जो है डायग्राम बनता है इसका, और किन बात। देखिए, जो भी वृत्ताकार पाश आप बनाएं उस पर धारा की दिशा को सही से दिखाएं। अगर आपने धारा की दिशा को गलत किया तो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को गलत दिखा रहे होंगे। इसके लिए देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक धारावाही चालक तार लिया और उसका एक पाश बना लिया। इस पाश का ये जो सिरा है, ये मैं बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट करता हूँ। इसका मतलब विद्युत धारा इस सिरे से इस सिरे की तरफ आएगी। धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है। अब जब मुझे धारा की दिशा पता चल गई तो मैं अब जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है वो इसके ऊपर लागू करूंगा। और वो नियम क्या है कि आप अपने अंगूठे को, जो राइट हैंड का अंगूठा है, उसको धारा की दिशा में रखें। तो धारा, अंगूठे की दिशा क्या हो जाएगी, जो आपके चालक तार में धारा की दिशा ऐसे। और उंगलियों के जो मुड़ने का क्रम है वो विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो मैंने इसको समझने के लिए 2 पॉइंट लिए हैं जहां पर मैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लगाऊंगा। तो आप देखेंगे ये जो क्रम है आपके उंगलियों के मुड़ने का क्रम आएगा जब आप अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे। तो इस तरह से एक वृत्त बनेगा। जैसे जैसे आप चालक तार से दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाएगा। और ये जो आप वृत्त बना रहे हैं, सेकेंडरी जो वृत्त बनेंगे, ये पहले छोटा वृत्त है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से धीरे धीरे ये वृहद वृत्त बनते जाएंगे। और ये जो वृहद वृत्त जैसे ही बनेंगे, बड़े वृत्त जब बनेंगे, तो अगर आप केंद्र में देखोगे तो इनकी जो चाप होगी वो लगभग लगभग आपको समानांतर दिखाई देगी। और इस पाश के केंद्र में देखिए, जितनी भी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं उन सब की दिशा एक ही है। तो ऐसा प्रतीत होगा आपको जैसे ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। बस ध्यान आप यहाँ पर किस तरह से आप बैटरी को कनेक्ट करें, धारा की दिशा क्या बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप वृत्त तो इस दिशा में बना रहे हो और धारा की दिशा आपने उल्टी कर दी, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करो। इसका बी पार्ट है दर्पण सूत्र लिखिए, और सी पार्ट है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उत्तल और अवतल लेंस के बीच में आपसे अंतर पूछे गए हैं। तो अगर मैं दोनों ही तरह के लेंस पहले बनाऊं तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे अंतर अपने आप पता चल जाएंगे। देखिए, ये आपका एक वक्र पृष्ठ होता है। अगर इस वक्र पृष्ठ का ये जो उभरा हुआ भाग पर आपने पॉलिश कर दी तो परावर्तक पृष्ठ ये बन गया। अंदर वाला यानी केंद्र की तरफ वाला भाग आपका क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। और इस तरह के जो आपके दर्पण होते हैं उसे कहा जाता है अवतल। और अगर हम इसी परावर्तक जो वक्र आपका ये भाग है, इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दें तो परावर्तक पृष्ठ, ये जो उभरा हुआ भाग है ये बन जाएगा। ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो इसे कहा जाता है उत्तल लेंस। तो अब इनके बीच में क्या अंतर है आप नोट कर सकते हैं। इन अंतर को मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, अगर मैं पहले अंतर की बात करूं तो पहला अंतर जो मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया था कि जो उत्तल आपका दर्पण होता है उसमें परावर्तन करने वाला जो चमकीला तल है वो बाहर को उभरा हुआ होता है। यानी कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, अंदर की तरफ अगर हमने पॉलिश कर दी तो ये जो बाहर का उभरा हुआ भाग है ये आपका क्या बन जाता है, परावर्तन करने वाला बन जाता है। तो इसे उत्तल कहते हैं। और ये है आपका अवतल, तो इसमें चमकीला तल अंदर की ओर धंसा होता है। यानी अगर आप इसे ऐसे बनाते हैं, उभरे हुए भाग पर अगर हम पॉलिश कर देंगे तो अंदर की ओर जो धंसा हुआ भाग है, यानी जो भाग केंद्र की तरफ है, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जो भी आपके वस्तु से जो प्रकाश आएगा वो यहाँ आने के बाद बिखर जाता है, एक दूसरे को वो काटते ही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। जबकि यहाँ पर दोनों ही तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी बनते हैं। तो अगर वास्तविक है तो वो उल्टे होंगे और आभासी है तो वो सीधे प्रतिबिंब होते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है। जबकि यहाँ देखिए वास्तविक भी बनते हैं, आभासी भी बनते हैं। वास्तविक वाले उल्टे होते हैं, आभासी वाले सीधे होते हैं। तो जो प्रतिबिंब है आपके वो बड़ा, छोटा या फिर आपकी जो वस्तु है उसके आकार का, यानी तीनों प्रकार के बन सकते हैं। वस्तु के आकार के भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि दर्पण का जो सूत्र है वो क्या है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ v जो है आपकी वो वस्तु की दूरी है, u जो है प्रतिबिंब की दूरी है और f जो है वो फोकस लेंथ है। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में पूछा गया था आपसे कि आपको फोकस दूरी दी गई थी और क्षमता। तो क्षमता क्या होती है किसी भी लेंस की, 1/f होती है। अगर ये आपको जो भी इसकी वैल्यू दी गई है तो आप इसे निकाल लेंगे और ये आपका इसकी इकाई जो होती है क्षमता की वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर और इसको कैपिटल डी से एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखिए एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई थी। क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की, तो 2 मीटर दूरी दी गई है तो आपको क्षमता पूछी गई है तो 1/f हो जाएगा और 1/f, f की वैल्यू 2 मीटर है तो ये आपका आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। कई बार देखिए आपको डायोप्टर की 1 डायोप्टर क्या है इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, फोकस दूरी क्या है 1 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता को क्या कहा जाता है, 1 डायोप्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता को रोकते हैं। सबसे पहले विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए जो वसा युक्त भोजन होते हैं अगर उनको लंबे समय तक रखते हैं तो इनमें जो वसा होती है वो ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसके कारण उनके अंदर जो उनकी स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है, गंध आने लग जाती है उनके अंदर, वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे भोजन को जब पैक किया जाता है तो ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और उसकी जगह पर कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जो कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट आते हैं आप देखते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस भरी होगी तो वहाँ पर जो वसा युक्त खाना है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और उसमें दुर्गंध आने लगेगी, तो इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको एक रिएक्शन दी गई है, क्या है, AgBr टू Ag प्लस Br2। देखिए सूर्य के प्रकाश में टूटता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, संयोजन है या इनमें से कोई नहीं। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या मिलेगा, AgBr को ऊष्मा मिलेगी। तो इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, उष्माशोषी अभिक्रिया, बी आपका ऑप्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए एक अधातु जो विद्युत की सुचालक है तो डेफिनेटली कार्बन, यानी ग्रेफाइट जो फॉर्म है कार्बन की वो आपकी विद्युत की सुचालक होती है और कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, यानी अगर आपको एक मेटल का ब्लॉक दे दिया जाए और कहा जाए कि इसे पीटते रहो तो धीरे धीरे जब आप इसे पीटेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक चद्दर में बदल जाएगा। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं। यानी कि जब धातुओं को पीटा जाता है तो वो पतली पद चद्दर में बदल जाते हैं और इनके इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया देखिए कथन कारण वाला है कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण दर्शाते हैं। कारण क्या दिया है कि HCl और HNO3 जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, बिल्कुल सही है। अब कथन भी आपका सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी है। इसी आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक प्रश्न दिया गया है कि जो आपकी शुष्क HCl है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो पदार्थ हैं ये जलीय विलयन में ही H+ आयन देते हैं और जब ये शुष्क है तो ये H+ आयन नहीं देगी, यानी कि अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपका जो नीला लिटमस है वो लाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल जो अभिकारक यानी क्रियाकारक जो है वो एक से ज़्यादा उत्पाद में टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक उदाहरण, तो कोई भी उदाहरण आप, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण है, ये दे सकते हैं आप। इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। नेक्स्ट है धावन सोडे का सूत्र क्या है। धावन सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग बताएं। देखिए आपसे किसी का रासायनिक सूत्र पूछा जाए और उसके 2 उपयोग पूछे जाएं तो एक आप पक्का लिख सकते हैं कि ये जो है आपका प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला
अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक कन्फर्म आप ये लिख सकते हैं, प्रयोगशाला अभिकर्मक। बाकी देखिए सोडियम जो कार्बोनेट है इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। कागज़ या जो पेंट के उद्योग जो हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अभी अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। और जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा जो है, वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कई सारे इसके उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास 3 विलयन हैं जिनको आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सार्वत्रिक सूचक से जब जांच किया तो उनकी पीएच ए की थी 0, बी की थी 7 और सी की थी 14। तो देखिए पीएच मीटर जो यानी पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 होता है। 7 जो आपका पॉइंट है वो उदासीन होता है। अब इस 7 से जितनी दूर जाएंगे वो इधर अम्ल होता है, अम्लीय गुण होता है, और इधर क्षारक होते हैं। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे अम्लता बढ़ेगी। इधर जैसे जैसे जाओगे आपका क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। तो जीरा वाला जो है वो प्रबल अम्ल है आपका, और ये आपका उदासीन है, और ये आपका प्रबल क्षार है। नेक्स्ट देखिए, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्या आयरन किसके साथ? भाप के साथ, यानी कि Fe प्लस H2O। भाप है इसका मतलब गैस लिखूंगा मैं, तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 4 लगा देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 4 लगाया। हाइड्रोजन हो गए 8 तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया, और यहाँ लगा दिया मैंने 3। उसके बाद कैल्शियम की रिएक्शन, तो देखिए कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये तो बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँगा तो पोटेशियम भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। अब आप इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे। अगर बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। और इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गई, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम भी 2 आ जाएगा, आपकी इक्वेशन भी बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु ये संरचना है क्या होंगी? देखिए साइक्लोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन एटम इस तरह से आपके एक साइकिल में जुड़े हुए हैं, रिंग में जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया आपके 5 कार्बन एटम। अब हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब यहाँ हर एक कार्बन एटम के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन हैं। तो अगर मैं इससे इसका सूत्र बनाऊं तो देखिए कार्बन 5 हो गए और जो हाइड्रोजन है वो 10 हो गए। तो आपका इसका सूत्र हो जाता है साइक्लोपेंटेन का C5H10। दूसरा पूछा गया है कि इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो देखिए जब भी सिंगल बॉन्ड ये बनता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। तो आप हर एक कार्बन के अराउंड आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई देंगे। अब अगर मैं पहले कार्बन की बात करूं तो ये इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, इधर कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। ये आपका हाइड्रोजन एटम, ये आपका हाइड्रोजन एटम। तो इस कार्बन का जो आप सर्कल बनाएंगे उसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरह से। और हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएंगे। अब इधर के कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर शेयर कर रहा है, 2 ये इधर हाइड्रोजन के साथ करेगा, फिर 2 हाइड्रोजन के साथ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इधर जो नेक्स्ट जो आपका कार्बन एटम होगा उसके साथ करेगा। तो आप इसको इस तरह से ना बना करके अगर सिंपली आप इसी तरह से बनाएं और जहां आपने बॉन्ड दिखाए हैं आप वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्रेस कर दें तो आपकी डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, अभी आपने एक हाइड्रोजन दिखाया, एक हाइड्रोजन ये दिखाया, और इनके बीच में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया। सेम इसी तरह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 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 ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर, और जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दिखा दीजिए, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे अंतर कर सकते हैं? मैं इंग्लिश में देखता हूँ कि आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिए गए हैं और प्रयोग के द्वारा आप उनको कैसे उनमें अंतर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, हमारे पास लैब में 3 ऐसे मेथड हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट है देखिए वो आपका टेस्ट है लिटमस पेपर का, यानी लिटमस जो आपका पेपर होता है वो अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्कोहल अम्लीय नहीं होते हैं, जबकि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं
तो ये तो एसिड होते हैं। तो अगर नीला लिटमस आपका जो है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, जबकि अल्कोहल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। इससे आप पता कर सकते हैं कि अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो अल्कोहल होते हैं वो लिटमस पेपर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। देखिए, जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, जबकि अल्कोहल हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। तो आपकी जिस टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते ही उसमें बुदबुदाहट होने लग जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनने लग जाएगी। जबकि अगर अल्कोहल जिस टेस्ट ट्यूब में है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा होता है आपका क्षारीय KMnO4 के साथ। देखिए, जो क्षारीय KMnO4 है वो अल्कोहल का उपचयन कर देते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण कर देते हैं। जैसे ही ऑक्सीकरण करते हैं तो आपके उस विलयन का रंग पहले गहरा हरा होता है और बाद में गहरा भूरा हो जाता है। तो अगर गहरा हरा रंग गहरे भूरे रंग में बदलता है तो वो अल्कोहल है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आती है। तो ये 3 आपके पास प्रयोगशाला मेथड हैं, प्रयोग में करने वाले मेथड हैं जिनसे आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग-अलग पहचान सकते हैं। तो ये थे इस सैंपल पेपर के 20 क्वेश्चन। और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और अपने इस पेपर को पूरा करें। इसके बाद हम एक और सैंपल पेपर लेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।